अब सीआरपीसी का पार्ट 4 शुरू हो गया, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी ऑफेंसेस को होने से रोकना। देखें हमारी सीआरपीसी में बेसिकली क्या बताया गया कि प्रोसीजर कि कोई ऑफेंस कमिट अगर हो जाता है तो उसको सज़ा कैसे देनी है, लेकिन इस पार्ट में हमें ये बताया गया कि ऑफेंसेस को होने से रोकना कैसे है। अब इसमें जो चैप्टर 8 है, अब इसमें बता रहे हैं ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 110 तक हमें ये बताया गया कि किन किन सरकमस्टांसेस में मैजिस्ट्रेट सिक्योरिटी ले सकता है कि भाई आप ये ऑफेंस कमिट नहीं करोगे। और फिर उसके बाद जो अगला पार्ट आ जाता है 110 के बाद, वो सारा प्रोसीजर बताया गया है कि इसमें इंक्वायरी वगैरह जो होनी है वो कैसे होगी, सिक्योरिटी कितनी लेनी है, श्योरिटीज़ कितने होने चाहिए, वो सारा अगले पार्ट में आ जाता है। सो पहले 106 से 110 तक हमें सरकमस्टांसेस बताए गए हैं। अब अगर 106 को देखें, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, कि अगर किसी एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जा रहा है और उसमें कन्विक्शन में कोर्ट को ये लगता है कि भाई इसको ये बाहर निकलेगा तो ये कोई ऑफेंस वगैरह कमिट करेगा, तो उससे सिक्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं जिनमें उनको कन्विक्ट किया जाएगा तो सिक्योरिटी ली जा सकती है। अब इसमें 106 में कह रहे हैं, सबसेक्शन 1 है, वेन एवर एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड other than offences punishable under section 143, 149, 153A, 154 चैप्टर 8 के ये जो ऑफेंसेस है ये 143, 149, 153 और 154, इनको छोड़ के अगर उस चैप्टर में कोई और ऑफेंसेस कमिट कर रहा है उस सिचुएशन में उसको कन्विक्ट किया जा रहा है। और ऑफ असॉल्ट, या वो असॉल्ट कर रहा है, लड़ाई झगड़े का कोई उस पर है, अगर वो असॉल्ट का उस पर कोई ऑफेंस वो कमिट कर रहा है और कोर्ट उसको सज़ा दे रही है। और अदर पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी धमकियां वगैरह दे रहा है। हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन को देख के आए हैं पीपीसी में कि किसी को धमकी देना, तो उस सिचुएशन में अगर किसी वो केस प्रूव हो रहा है और कोर्ट उसको सज़ा देने लगी है तो उस वक़्त भी उससे ले सकती है सिक्योरिटी। इज़ कन्विक्टेड of such offense before high courts or court of session or court of magistrate of first class, यानी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फर्स्ट क्लास का जो मैजिस्ट्रेट है वो कन्विक्ट कर रहे हैं, इन ऑफेंसेस में कर रहे हैं, तो वो उससे सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। एंड सच कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस। सच कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस ऑन सच पर्सन order him to execute a bond for a sum proportionate to his means with or without sureties for keeping the peace during such period not exceeding 3 years as it thinks fit। तो 3 साल तक के लिए वो इस किस्म के कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, इसलिए उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है। अब इसमें कौन कौन सी अदालतें याद रखनी है, फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट हो, सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो कर सकती हैं। 3 साल तक के लिए लिया जा सकता है और ये उससे पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड भी लिया जा सकता है या उसको ये भी कहा जा सकता है कि आप जामन ले आओ, किसी और बंदे की श्योरिटी भी दिलवाई जा सकती है। अब ये कितने अमाउंट कितनी होनी चाहिए श्योरिटी बॉन्ड की, वो भी कोर्ट ने डिसाइड करना है। उसके ऑब्वियसली उसके मीन्स को भी कंसिडर करेंगे, ये ना हो कि बंदा गरीब सा हो और उसको कहो जी आप 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे दो, ऐसे नहीं होगा। उसके मीन्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि वो भी कंसिडर किए जाएंगे। Subsection 2, if the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond is so executed shall become void। लेकिन अगर तो उसकी कन्विक्शन सेट असाइड होती है, चाहे वो अपील में हो, वो जैसे ही उसकी कन्विक्शन सेट असाइड होगी ये बॉन्ड वाला सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी वॉइड हो जाएंगे। Subsection 3, an order under this section may also be made by an appellate court or by a court exercising its, यानी ये जो बॉन्ड लेना है सिक्योरिटी बॉन्ड वाला, सबसेक्शन 3 में कह दिया ये एपेलेट कोर्ट भी ले सकती है और ये रिविजनल कोर्ट भी ले सकती है। ट्रायल कोर्ट भी, एपेलेट कोर्ट भी, रिविजनल कोर्ट भी, कि भाई बाहर निकल के आपको इस किस्म की गड़बड़ नहीं करोगे तो ये इससे बॉन्ड लिया जा सकता है। पहली सिचुएशन आ गई ऑन कन्विक्शन। अच्छा, दूसरा 107 है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, यानी दूसरे केसेस में
सिक्योरिटी जब ली जानी है उससे। सबसेक्शन 1, वेन एवर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज़ इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पे वर्ड्स गौर करें, पहली बात तो क्लियर आ गई, वहाँ पे सारी अदालतें कर दी थी, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाला 107। कभी आपने सुना है कि 751 वो केसेस चल रहे होते हैं, वो यही है, ये 107 CRPC और 151 CRPC, ये दोनों को मिला के बनाया जाता है केस। वो 151 को भी हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन 107 मैजिस्ट्रेट कर सकता है। जी जी, वो कहते हैं ना 751 फड़िया गया, बड़ा आम हमारे चलती है पंजाब में, तो 751 फड़े गए, दो ग्रुप लड़े हैं, पुलिस ने पकड़ के दोनों पार्टियों को अंदर कर देते हैं 751 में, वो यही होता है। अब वहाँ पे उनसे सिक्योर, जी जी, नहीं 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 नहीं, देखें, एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड अदर देन एन ऑफेंस, यहाँ पे अदर देन का वर्ड यूज़ किया, उनके अलावा, हाँ जी, उनके अलावा कोई और किया तो फिर यही था। देखें, हमारा बेयर एक्ट से पढ़ने का मकसद ये है कि जब हम उससे पढ़ते हैं ना, बेयर एक्ट से, एक एक वर्ड पे हम गौर करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आती है, वरना अदरवाइज़ बड़ा इजी है। मैं आपको सादा सादा बता दूं 106 में कि ये है जी कि आप कन्विक्शन किसी को कर रही हो कोर्ट, तो फिर उसको उससे ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी ले सकती है कि बाहर जाके तुम गड़बड़ नहीं करोगे। कितना इजी था मेरे लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो अधूरी बात थी। पूरी बात ये आती है कि भाई ऑफेंसेस भी बताए हुए हैं, इनको जेन में रखना है, इनमें ले सकते हैं वो सिक्योरिटी बॉन्ड। वो तो देखें, अपील का राइट कभी भी ख़त्म नहीं होता किसी का। अपील, कोई भी कन्विक्शन हो रही है, ये अपील का राइट है, वो तो होनी ही होनी है, वो तो अक्यूज़ ने करनी है। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुलजिम को सज़ा दी है ट्रायल कोर्ट ने, वो अपील ही ना करे कि जी सज़ा बड़ी ठीक दी है, होता है ऐसे? नहीं, अपील तो करनी ही करनी है, अपील का राइट। आप कौन सा जुर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। देखें, मुख्तलिफ अब पंजाब में जो चल रहा है, ये जो श्योरिटी बॉन्ड्स लेते हैं ना, वो मचलके लेते हैं, हम आम ज़ुबान में कहते हैं। वो होता है अपनी, फॉर इंस्टेंस अगर कोर्ट ने कह दिया 1 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड दे दो, उसका मतलब 1 लाख की मालियत की ज़मीन के कागजात पंजाब में लेते हैं, वो फ़र्दें वगैरह हम जमा करवा देते होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सूबों में ऐसे होता है कि वहाँ पे कैश में भी लिया जा सकता है। मैंने सिंध में एक बेल आर्गू करके आया था, वहाँ पे जो बेल की अमाउंट हमने जमा करवाई थी वो 2 लाख रुपया कैश में जमा करवाया था। सो वहाँ पे वो कैश में भी ले सकते हैं। अब ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ ये अदालत के पास जमा होती है, ये अदालत के पास जमा होती है, अदालत के वो जब, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ौरन अदालत को दे दी है तो वो अदालत ने खर्ची कर देनी है, वो सिक्योरिटी के तौर पे अगर दे रहे हो, अगर वायलेशन, जो कंडीशन पे आपसे बॉन्ड लिया गया उसकी आप वायलेशन करते हो, फिर वो कोर्ट जब्त वगैरह कर सकती है। वैसे नहीं, जैसे ही बेल, अगर बंदे ने एक ने बेल जमा कराई है और वो बाद में बरी हो गए, तो वो डिस्चार्ज हो जाती हैं श्योरिटीज़, वो रिलीज़ करने पड़ते हैं। अगर कैश में लिए हैं या जिस तरह भी लिए हैं, वो श्योरिटी बॉन्ड्स रिलीज़ होते हैं, वापस देते हैं उनको, भाई आप जाओ अपना, अब ये अब बेचो इस प्रॉपर्टी को। लेकिन जब तक वो श्योरिटी बॉन्ड्स, अगर कोई मचलके वगैरह, कोई फर्दे वगैरह जमा करवाई हैं, तो उस वक्त तक आप बेच नहीं सकते हो। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, यहाँ तक? चलो फिर ये 107 में आते हैं। वेन एवर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाला मैजिस्ट्रेट हो गया, इज़ इन्फॉर्म्ड, यानी उसको इन्फॉर्म किया जाता है that any person is likely to commit a breach of the peace, disturb the public tranquility or to do any wrongful act। कोई जब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जाके कोई इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये बाहर निकल के कोई दंगा करने लगा, कोई ऑफेंस कमिट करने लगा, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने लगा, इन्फॉर्म किया जाए अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, that may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility, the magistrate
if in his opinion there is sufficient ground for proceeding, may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such a period not exceeding 1 year as the magistrate think fit to fix. अब यहाँ पे 106 में हमने पढ़ा था कि 3 साल तक के लिए वो श्योरिटी बॉन्ड्स ले सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं कि आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे। यहाँ पे पहली बात आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 1 साल तक के लिए उससे मचलका ले सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स अगर गौर करें, मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया और मैजिस्ट्रेट फिर उसको बुलाएगा, भाई आ जाओ, आके हमें बताओ कि हम आपसे श्योरिटी बॉन्ड क्यों ना नॉट बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अनलेस ईदर द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन दी गई है मैजिस्ट्रेट को, और द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड इज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सच मैजिस्ट्रेट्स जुरिस्डिक्शन। अब क्लियर हुआ है। देखिए पहली बात आ गई कि वो जिस पर्सन के अगेंस्ट किसी ने शिकायत लगाई है कि जी वो कोई काम को गलत काम करने जा रहा है, अमन ख़राब करने जा रहा है इलाके का, वो उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में रहता हो, या दूसरी बात कि वो इलाका जिसमें इस किस्म का कोई काम होने जा रहा है वो उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता हो, फिर वो इस किस्म के सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह लेने के लिए उसको बुला सकता है। Number 2, and no proceedings shall be taken before any magistrate except with the approval of the session judge। और इस सिचुएशन में no proceedings shall be taken before any magistrate except with the approval of session judge। यहाँ पे सेशन जज की फिर अप्रूवल भी चाहिए होगी। अगर उन दोनों में से कोई एक रहता तो फिर सेशन जज की अप्रूवल भी चाहिए होगी। Unless both the person informed against and the place where such breach of peace or disturbance is apprehended are within the local limits of magistrate's jurisdiction। देखिए सीधी बात, अगर तो जिस पर्सन के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी है वो और जिस जगह पे उसने वो कोई काम वगैरह ख़राब करना है, कोई अमन ख़राब करना है, ये दोनों चीज़ें अगर तो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं फिर तो उसके पास सारी पावर है, वो उसको बुला सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन या उनमें से कोई एक अगर नहीं है उसकी जुरिस्डिक्शन में, जिस पर्सन के अगेंस्ट इतला दी गई है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या जिस जगह का ख़राब करना है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, तो इस सिचुएशन में वो सेशन जज की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्लियर हुआ है। थोड़ा सा ये टेक्निकल था लेकिन इसमें यही बात है, अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर तो वो जुरिस्डिक्शन ले सकता है, लेकिन उसको साथ सेशन जज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर दोनों ही उसकी जुरिस्डिक्शन में है फिर कोई मसला नहीं, वो उनको बुला सकता है, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। सब सेक्शन 3, प्रोसीजर इफ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सब सेक्शन 1, अगर वो एम्पावर्ड ही ना हो सब सेक्शन 1 के अंडर यानी उसको बुलाने के लिए, तो वो क्या करेगा। व्हेन एनी मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू प्रोसीड अंडर सब सेक्शन 1 हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion breach of peace or disturbance of and that such breach of peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody, such magistrate may after recording his reasons issue a warrant of arrest if he is not already in custody or before the court and may send him before a magistrate empowered to deal with the case together with a copy of his reasons। अब इसमें कहा गया है कि अगर एक मैजिस्ट्रेट है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि 107 वाली सब सेक्शन 1 वाली के वो बुलाए और आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, लेकिन उसको ये लगता है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इतनी तगड़ी है, उसको पता है कि ये बंदा ये काम करेगा, अमनो मान तबाह करेगा, कोई गलत काम करेगा, और अगर वो अरेस्ट नहीं है, कोर्ट के सामने नहीं अभी तक आया, तो उसके अरेस्ट वारंट इशू करेगा। अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद उसको भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसको कहेगा कि भाई मैंने इसके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं, आप अब इस मसले को डील करो, एंड मे सेंड हिम बिफोर मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू डील विद द केस टुगेदर विद द कॉपी ऑफ हिज रीजंस, यानी वो साथ जो ऑर्डर लिखेगा कि इस वजह से इसके वारंट इशू किए गए हैं, अब आप इसको देखो और आप जानो आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। सब सेक्शन 4, ए मैजिस्ट्रेट बिफोर होम अ पर्सन इज सेंट अंडर सब सेक्शन 3 मे इन हिज डिस्क्रिशन डिटेन सच पर्सन इन कस्टडी पेंडिंग फर्दर एक्शन बाई हिमसेल्फ अंडर दिस चैप्टर। तो यहाँ पे
फिर बाद में अगला प्रोसीजर बता रहे हैं कि उस मैजिस्ट्रेट के पास जब वो बंदा आ गया तो वो मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो उसको डिटेन कर सकता है जब तक ये प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं होती, यानी लगता हो मैजिस्ट्रेट को कि भाई ख़तरा है इससे कि ये अमन ख़राब करेगा। सो ये था सेक्शन 107। अच्छा, ये कभी भी ना 107 अकेली नहीं लगती, ये इसके साथ 751 जो कहते हैं ना 107 और 151 ये दोनों मिला के लगाई जाती हैं। असल में होता क्या, जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी वहाँ पे लड़ाई होगी या दो ग्रुप लड़ पड़े हैं या वो लड़ने लगे हैं, वो कोई इस किस्म का काम करेंगे, तो पुलिस क्या करती होती है, दोनों को बुला लेती है, दोनों को पकड़ के चलो भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। अब हम यहीं पे 151 को भी साथ ही पढ़ लेते हैं। अब 151 में क्या, अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस, अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from the magistrate and without a warrant a person so designing if it appears so to such officer that the commission of offence cannot be otherwise prevented। अब 151 में ये क्या है कि जब पुलिस वाले के पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आती है ना कि ये कोई लड़ने लगे हैं, कोई काम गलत करने लगे हैं, तो वो विदाउट वारंट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर ही जाके उनको, और उसको पुलिस वाले को लगता है कि कोई हल नहीं है इनको गिरफ्तार करने के अलावा, तो यहाँ पे 151 में उसके पास पूरी पावर है वो अरेस्ट करे। अब इसी तरह होता है, हमारे आम भी यही चल रहा होता है कि जब भी पुलिस को जाके थाने में बताते हैं, थाने वाले वो जितने दो ग्रुप या जो भी बंदा इस किस्म का होता है उसको गिरफ़्तार करते हैं, गिरफ़्तार करके मैजिस्ट्रेट के पास ले आते हैं और मैजिस्ट्रेट फिर 107 के अंदर फिर आगे कार्रवाई अपनी लेके चलता है। अगर तो मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि यस ये इस किस्म का कोई काम करने जा रहा है तो वो ये 107 वाली 1 ईयर तक की उससे सिक्योरिटी वगैरह ले सकते हैं। तो ये 107, 151, 751 ये दो सेक्शन थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो ये अब दूसरी सिचुएशन आ गई, पहली आ गई कन्विक्शन वाली, दूसरी ये आ गई कि अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले को अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो कन्विंस हो जाए कि यस ये बात ठीक है, तो फिर वो बुला के उससे सिक्योरिटी बॉन्ड ले सकता है। और उसकी जुरिस्डिक्शन अगर तो नहीं बनती और उसको उसके वारंट इशू कर देता है तो फिर वो उसको अरेस्ट करवा के तो जिसके पास जुरिस्डिक्शन बन देती है उसके पास भेज देता है, वो फिर आगे उसके साथ पूरे मैटर को डील करता है। ये 751 वाले केस बड़े मज़ेदार से होते हैं और इनमें होता कुछ भी नहीं होता। जब अरेस्ट करके वो पुलिस जज साहब के सामने लाते होते हैं ना, प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है। दोनों ग्रुपों को नॉर्मली ये दो ग्रुप जब लड़ने लगते हैं ना तो पुलिस वाले अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट उनके कहता है भाई मचल के दे दो और इतने इतने के सारों से ले लेता है और बाहर निकल के आप ऐसा काम नहीं करोगे, यानी दोनों बाइंडिंग हो जाती है, दोनों पे को लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई इस किस्म के काम वो नहीं करेंगे। सो ये था 107। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सनस डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, यानी बागियाना मवाद वो कोई फैला रहे हो ना पर्सनस, तो उनसे भी सिक्योरिटी ली जा सकती है। ये हमें 108 में कहा गया। वैन एवर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास वाला, अभी तक सिर्फ 106 में आए हैं फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, बाकी अभी तक सारों में फर्स्ट क्लास चल रहा है। हैज़ इंफॉर्मेशन दैट देयर इज़ विदन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन एनी पर्सन हु within or without such limits either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminates or in any way abets the dissemination। अब किस चीज़ की उसने dissemination करनी है, किस किस्म का उसने बागियाना मवाद फैलाना है, वो देख लें आप। 3 सिचुएशंस यहाँ पे भी बता दी गई हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात आप याद रखना। पहली बात आ गई, एनी सेडिशियस मैटर दैट इज़ टू से एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 123A, सेक्शन 123(4)A ऑफ पीपीसी। पीपीसी के 123A और 124A इनके अंडर कोई वो पब्लिकेशन वगैरह कर रहा है तो वो एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A। अब ये सेक्शंस याद करते जाना है आपने, पीपीसी में से इनकी डिटेल्स भी पढ़ लेना कि ये सेक्शंस में कहा क्या गया।
तीसरा, एनी मैटर कंसर्निंग अ जज विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डेफेमेशन अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। तीसरा उन्होंने जजेस का भी रख दिया जी, उनको कोई धमकी वगैरह देने के लिए कोई, या उनको डिफेम करने के लिए कोई मवाद वगैरह कोई बंदा फैला रहा हो तो उनसे भी such magistrate, if in his opinion there is sufficient ground for proceeding, may in any manner here and after provided। अच्छा, अब ये हर किसी में कह रहा है मे इन एनी मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, इसका मतलब है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 110 के बाद सारा प्रोसीजर बताया गया कि ये तो हमें बता रहे हैं 110 तक सर्कमस्टांसिस, अब इनमें प्रोसीडिंग्स कैसे चलनी है वो 111 से शुरू होगा। तो ये इसीलिए लिख रहे हैं कि बाद में जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं ना उसके अंडर, such magistrate, if in his opinion there is sufficient ground for proceeding, may require such person to show cause why should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period। अब यहाँ पे भी आ गया 1 year, not exceeding 1 year as magistrate thinks fit to fix। यहाँ पे अब कितना, अब पहले वाले में 106 में था 3 साल, दूसरे वाले में भी 107 में 1 साल और इसमें भी 1 साल का आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नो प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोपराइटर, प्रिंटर और पब्लिशर। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। कोई एडिटर हो गया, अब ये अखबार वगैरह जो होते हैं, प्रोपराइटर कोई प्रिंटर है, कोई पब्लिश है, कोई बुक वगैरह जो पब्लिश करते हैं वो, और एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर एंड एडिटेड प्रिंटेड पब्लिकेशन कन्फर्मेटिंग। अब ये ऑर्डिनेंस है, इसके अंडर अगर तो रजिस्टर्ड है वो एडिटर, प्रोपराइटर, अब इन्होंने हर जगह पर रजिस्टर होना होता है ना, तो उससे रिलेटेड बता रहा है कि उस लॉ के अंडर ये ऑर्डिनेंस 1963 का और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू प्रेस एंड पब्लिकेशन फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड with reference to any matter contained in such publication। तो उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी जिनको रजिस्टर किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर और अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सम ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कि पहले आप गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह लोगे, उसके बाद फिर इनके अगेंस्ट कार्रवाई आप कर सकते हो, क्योंकि इनके अपने वो लॉज होते हैं, उनके अंडर ये रजिस्टर भी हुए हैं। सो ये यहाँ तक इसमें इसकी हद तक ये कहा गया है। 109, अब ये वैग्रेंट्स और सस्पेक्टेड पर्सनस, ऐसे बंदे वैग्रेंट्स होते हैं आवारा किस्म के लोग, लोफर, और सस्पेक्टेड पर्सनस जो अपना, अब ये डिटेल पढ़ लेते हैं, जिनके बारे में सस्पेक्ट हो कि इन्होंने कुछ करना है। वैन एवर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास वाला मैजिस्ट्रेट है, सिर्फ 106 में आ रहा है 3 अदालतें, बाकी अभी तक सारों में फर्स्ट क्लास रिसीव्स इंफॉर्मेशन। अब इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ गई है। नंबर 1 कौन सी, that any person is taking precautions to conceal his presence within the local limits of such magistrate's jurisdiction and that there is reason to believe that such person is taking such precautions with the view of committing an offence। यानी कोई बंदा अगर इलाके में मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कोई बंदा अपने आप को अपना होना छुपा रहा है, वो क्यों है, फिर उसके अलावा कन्विंस हो जाए मैजिस्ट्रेट कि भाई इसने कोई ऑफेंस कमिट करना है, ये क्यों अपने आप को छुपा रहा है इस इलाके में, उस बंदे के बारे में, यानी मोहल्ले वाले जाके बता दें जी कि ये कोई बंदे हैं, ये इनका पता नहीं लग रहा, ये छुपा रहे हैं अपने आप को, होते हैं ना मशकूक लोग, ये वो वाले। बी दैट देयर इज़ विद इन सच लिमिट्स अ पर्सन हु हैज़ नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस और हु कैन नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। वो क्यों है उस इलाके में, वो बता ना सक रहे हों, तो इस सिचुएशन में हम ये पीछे भी पढ़ के आए थे पीपीसी में, ये वही वाले हैं कि वो क्यों है उस इलाके में कोई पता नहीं, तो वहाँ से जज को ये भी मैजिस्ट्रेट को कन्विंस किया जाए कि भाई इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट करना है, तो इन सिचुएशन में हो सकता है। सच मैजिस्ट्रेट में इन मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन, वही आ गया कि श्योरिटीज़ के लिए उनको शो कॉज उनको बुला सकता है। अब यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 3 years एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट टू फिक्स। अब ये 3 साल तक वाला दूसरा आ गया, 106 में 3, बाकी 7, 8 में 1 साल, यहाँ पे फिर 3 साल आ गया, क्योंकि शकूक वगैरह है ना उन पर, भाई वो कोई काम ही ना कर दें गलत। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो कि आदि मुजरम हो, अब उनसे भी सिक्योरिटी ली जा सकती है। वैन एवर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यहाँ पे भी आखिरी वाले में भी फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट ही है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, अब उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई पर्सन है, नंबर 1 इज़ बाई हैबिट अ रॉबर, हाउस ब्रेकर, थीफ और फॉर्जर, इस किस्म का बंदा है। इज़ बाई हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, या वो उसके वो ये चोरी का माल ख़रीदता बेचता है, उस किस्म का बंदा हो, हैबिचुअली हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स और एड्स इन द कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई ऐसा बंदा हैबिचुअल हो जो कि पनाह देता हो मुजरमों को, उनकी चोरों को, सॉरी थीव्स है, जो चोरों को पनाह देता हो, उनकी मदद वगैरह करता हो, उस किस्म का बंदा हो गया। नेक्स्ट वन है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट अबैट्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किडनैपिंग, हैबिचुअली किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटोर्शन, चीटिंग, मिसचीफ, इस किस्म के जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उनको वो हैबिचुअली करता हो। फिर आगे आता है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट अबैट्स टू कमिट ऑफेंस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस, नक्शे अमन के वो काम हैबिचुअली इस किस्म के काम करता रहता, लड़ाइयाँ बार लेता करता फिरता है, उस किस्म के बंदे से भी। और एफ है इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हैजर्डस टू कम्युनिटी, यानी उससे अगर सिक्योरिटी ना ली, वो इतना डेंजरस बंदा है कि वो कम्युनिटी के लिए फिर बड़ा ख़तरा होगा कि वो कुछ भी कर देगा। होते हैं कई बंदे बड़े क्रिमिनल माइंड के होते हैं, इस किस्म के, ये लिस्ट बता दी गई है, इस किस्म के बंदे होंगे। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले को इन्फॉर्मेशन दी है तो वो 3 साल तक की, यहाँ पे भी 3 साल है। अब हम पहुँचे कहाँ पे हैं, 106 में 3 ईयर्स, 107-8 में 1 ईयर, फिर आगे 9-10 इनमें भी 3 ईयर आए। अदालतों की बात जहाँ तक आई तो फर्स्ट वाली 106 में जो कन्विक्शन पे होती हैं वहाँ पे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बाकी सारों में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, अब ये हमें पता लग गया है कि ये 110 तक ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें उनसे इन पर्सन से सिक्योरिटी ली जा सकती है। ये अब हमें सब्सटेंटिव पार्ट इस चैप्टर का पता लग गया है। अब प्रोसीजर क्या होना है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि शो कॉज दिया जाएगा कि भाई आ जाओ और बताओ कि हम आपसे श्योरिटी क्यों ना लें। अब आगे यहाँ से शुरू हो जाता है इसका प्रोसीजर सारा। नहीं, ये बस थोड़े से चैप्टर हैं जो जिनमें सब्सटेंटिव किस्म का यहाँ पे आ, हाँ ऐड है, लेकिन CRPC इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, वो हमें बेसिकली प्रोसीजर ही बता रहा है। ये सिर्फ कुछ चैप्टर, ये जो आज हमने शुरू किया है ना, यहाँ से ले के चैप्टर 13 तक को, उसमें थोड़े से ये ऑफेंसेस वगैरह बताए गए हैं। ऑफेंसेस तो नहीं है, ऑफेंसेस को रोकने के तरीके बताए गए हैं कि आप सिक्योरिटी वगैरह ले लो, उनको गिरफ़्तार कर लो, लेकिन ये बेसिकली सारा प्रोसीजर ही है। ये हालांकि ये पार्ट आपने इस किस्म के वहाँ पे PPC में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनको ऐड अप किया गया साथ, लेकिन बेसिकली तो उसका प्रोसीजर ही बता रहे हैं ना कि आगे ये सारा प्रोसीजर ही चल रहा है उसका। कन्विक्शन का पूछ रही हो ना, कन्विक्शन में बंदा सामने होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कन्विक्शन उसकी गैर हाजिरी में हो जाए। मुल्ज़म सामने होगा, जज ने जब भी फैसला सुनाना है और उसको सज़ा देनी है ना, तो वो कोर्ट के सामने होगा। लेकिन अगर उसको बरी करना तो फिर ज़रूरी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। अब ये हमें 112 क्या कह रहा है कि जब कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास या कोई इंफॉर्मेशन आई है कि कोई बंदा है वो इस किस्म का गलत काम करने जा रहा है और वो कन्विंस हो गया, उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे लगता है कि यस इसको शो कॉज नोटिस देना चाहिए, भाई आओ और आके सिक्योरिटी दो, ठीक है, तो ये 112 का वो ऑर्डर करेगा। ये अब इसमें देख लें, व्हेन ए मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 18, 109 और सेक्शन 110 डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज, जब उसको लगता हो कि ज़रूरी है कि इसको शो कॉज नोटिस दें, तो भाई आओ और आके जवाब दो। ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो इन राइटिंग में ऑर्डर देगा।
फोर्थ, द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है वो भी लिखेगा। द अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, भी कितने का अमाउंट देना, बॉन्ड देना वो भी बताएगा, उस ऑर्डर में लिखेगा। द टर्म फॉर विच इट इज़ टू बी इन्फोर्स, जितनी देर के लिए ये होगा वो भी बताएगा। एंड द नंबर, कैरेक्टर, क्लास ऑफ श्योरिटीज़ वगैरह, ये सारा कुछ भी उस ऑर्डर में बता देगा 112 वाले में। 113 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो बंदा कोर्ट के सामने ही हो तो फिर क्या होगा, ऑर्डर 112 का ज़रूर होना है। अगर वो बंदा कोर्ट के सामने है, जैसे मैंने कहा कि 151 में वो पुलिस गिरफ्तार करके दोनों को मैजिस्ट्रेट के सामने ले आती है, तो इस सिचुएशन में वो कोर्ट के सामने है, इवन देन ये 112 का ऑर्डर होगा और उसमें उसके सामने पढ़ा जाएगा और उसको बताया जाएगा। इफ़ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच ऑर्डर इज़ मेड इज़ प्रेजेंट इन कोर्ट, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, एंड इफ़ ही सो डिज़ायर्स द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। और अगर वो कहेगा ना कि मुझे समझ नहीं आई, तो फिर उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ज़रूरी है ये। अच्छा, फिर 114 में क्या कह रहे हैं, देखिए आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो हमें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी बातें। 114 में क्या कह रहा है, समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट। लेकिन जज साहब को अगर इंफॉर्मेशन मिली है और जज साहब उसको शो कॉज नोटिस भी कर रहे हैं, तो उसको बुलाने के लिए समन भी कर सकते हैं, वारंट भी कर सकते हैं, और वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं है। 113 में था कि अगर प्रेजेंट है तो पढ़ दो, क्या कोर्ट बता देगी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं प्रेजेंट तो फिर क्या होगा। इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court। देखिए, अगर तो वो कोर्ट के सामने नहीं है, समन इशू कर दिया, लेकिन वो पुलिस वालों ने पहले किसी और मसले में उसको गिरफ्तार वगैरह किया हुआ, पुलिस की कस्टडी में है, तो फिर यहाँ पे उसके वारंट इशू किए जाएंगे कि उस ऑफिसर को कि भाई इसको मेरे सामने लेके आओ। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। प्रोवाइडेड दैट whenever it appears that to such magistrate upon the report of a police officer or upon such information that there is reason to fear the commission of breach of peace, and that such breach of peace cannot be prevented otherwise than by immediate arrest of such person, the magistrate may at the time of issue of warrant। अगर तो जब वो ये उसको बुलाने का मसला आया हुआ था ना, तो जज साहब को ये भी साथ अगर कन्विंस कर दिया गया भाई इसको ना अरेस्ट फ़ौरन करवाना ज़रूरी है, नहीं तो इसने काम ख़राब कर देना है, तो यहाँ पे वो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकते हैं कि भाई गिरफ्तार ही करो सीधे। नहीं तो समन, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट समन इशू करेगी, किसी और की कस्टडी में है तो उस ऑफिसर को वारंट दे देगी कि मेरे सामने लेके आओ, या अगर वो कन्विंस हो गया कि भाई कोई और हल ही नहीं है तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी, गिरफ्तार करके फटाफट मेरे पास ले। क्लियर हो गया। 115 कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू accompany summons और वारंट्स। ये जो 112 के प्रिलिमिनरी ऑर्डर करने हैं ना, ये अगर समन जा रहा है या वारंट जा रहा है तो उसके साथ लगे होंगे। एवरी समन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 114 shall be accompanied by a copy of the order made under section 112 and such copy shall be delivered by the officer serving or executing summon or warrant to the person served with or arrested under the same। जिसको भी वो समन दे रहा है, जो एग्जीक्यूट करवाने गया या वारंट है, उसकी कॉपी 112 वाला प्रिलिमिनरी जो ऑर्डर होगा उसकी कॉपी साथ लगी होगी और वो भी उसको देनी है कि भाई ये देख लो आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर हो चुका है 112 वाला। 116 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, के हाज़री मुस्तकिल माफ़ी की भी वो दरख्वास्त दे सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट में इफ़ ही सी सफिशेंट कॉज, ये सफिशेंट कॉज का मतलब ये है कि जज साहब कन्विंस्ड है, उसके पास इतनी सफिशेंट रीज़न है, dispense with the personal attendance of the person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace and may permit him to appear by a pleader। अगर तो उसकी तरफ से कोई ऐसी रीज़न दे दी गई है और जज साहब कहते हैं ठीक है आप खुद अपीयर ना हो, आप अपने प्लीडर अपने वकील के थ्रू पेश हो सकते हो, तो वहाँ पे वो डिस्पेंस विद कर रहे हैं। देखें 112 वाला जो ऑर्डर है ना, उसमें शो कॉज नोटिस जा रहा है बेसिकली उसको कि आपके अगेंस्ट हम क्यों ना ये आपसे सिक्योरिटी लें, बात को समझे। बार बार वो 106 107 उनमें भी बार बार आ रही थी बात कि शो कॉज, वो शो कॉज नोटिस होता है कि आप हमें वजह बताओ कि क्यों ना हम आपसे सिक्योरिटी लें। ठीक है, 112 में ये कह रहा है, तो ये उससे उसको जेन में रखना है।
अच्छा, फिर आ गया 117, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंक्वायरी कैसे होनी है। अब ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर करना है फाइनल कि भाई आप इतनी सिक्योरिटी दो या आप सिक्योरिटी ना दो, दो ही पॉसिबल। पहले शो कॉज नोटिस दे के उसको बुला लिया, बुला के अब यहाँ पे वो जैसा आप सुनेंगे जिस पर्सन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी ये कोई गलत काम करने जा रहा है, उसको सुनना भी तो है ना। वन साइडेड कभी भी अदालतों में फैसले नहीं होते, उसको सुनने के बाद ही फाइनली डिसाइड कोर्ट करती है कि हाँ जी हमने इससे सिक्योरिटी बॉन्ड लेने हैं, कितने अरसे के लिए लेने हैं, कितनी अमाउंट के लिए लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इंक्वायरी का सारा तरीका बता रहे हैं। इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, when an order under section 112 has been read or explained under section 113 to a person present in court, or when a person appears or is brought before the magistrate in compliance with 114 वाली, यानी वो बंदा जब कोर्ट में आ गया, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary। तो वो ऑब्वियसली उन दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, इंक्वायरी करेगा, और अगर उसको कोई और फर्दर एविडेंस चाहिए हो तो वो भी वो लेगा। सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल in the manner prescribed in chapter 20 for the conducting trial and recording of evidence, except that no charge has needs to be framed। अब ये चैप्टर 20 में बताया गया कि मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल कैसे करना है। ये कह रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी होनी है ना, वो चैप्टर 20 वाले जो हमें प्रोसीजर बताए गए हैं ना कि मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल कैसे करना है, ये इंक्वायरी भी उसी तरह की होगी, नियरली प्रैक्टिकेबल उसी तरह की होगी, लेकिन इसमें चार्ज नहीं फ्रेम किया जाएगा। वहाँ पे चार्ज भी मैजिस्ट्रेट ट्रायल में ऑब्वियसली उसने चार्ज भी फ्रेम करना, लेकिन ये कह रहे हैं इंक्वायरी में वो चैप्टर 20 में जो चार्ज वाला है ना उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी प्रैक्टिकेबल होगा उसको फॉलो करके ये इंक्वायरी की जाएगी, यानी दोनों साइड को सुना जाएगा, उनके को मसले वगैरह कोई जो भी है। सबसेक्शन 3, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, द मैजिस्ट्रेट इफ ही कंसिडर्स that the immediate measures are necessary for the prevention of the breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence for the public safety, may for reasons to be recorded in writing direct the person in respect of whom an order under section 112 has been made to execute a bond with or without sureties for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, or may detain until the conclusion of the inquiry, or and may detain him in custody until such bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded। देखें वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ये इंक्वायरी शुरू कर दी मैजिस्ट्रेट ने, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक जैसा आपको ये लगता हुआ कि भाई ये काम ख़राब करेगा, तो वो उसके साथ छोटी बॉन्ड वगैरह भी लेंगे, उससे उसको डिटेन भी कर सकते हैं जब तक ये इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती। और अगर उसको को बॉन्ड कहने का एग्जीक्यूट करने का कहा गया कि भाई आप बॉन्ड दे दो जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, वो बॉन्ड नहीं देता तो उस सूरत में भी उसको डिटेन कर सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी अगर जैसा आपको ये लगता हो कि भाई इसने काम ख़राब करना, अनटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, एंड मे डिटेन हिम इन कस्टडी अनटिल सच बॉन्ड इज़ एक्सिक्यूटेड, और या फिर उसको जब तक वो बॉन्ड नहीं देता तब तक उसको डिटेन भी कर सकते हैं, कस्टडी में भी रखवा सकते हैं, और इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, या वो अगर कोई उसको बॉन्ड का कहा गया वो नहीं दे रहा, अनटिल द इंक्वायरी इज़ कंक्लूडेड, जब तक वो इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती तब तक ही सारे काम वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, अब इसके अलावा फिर और भी आगे शर्तें आ गई हैं इसमें। नो पर्सन, मैंने कहा था ये थोड़ा सा ना चैप्टर है ईजी, लेकिन इसका कुछ पार्ट ना थोड़ा सा टेक्निकल है, बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर वो समझ में आती है कि साथ प्रोवाइजर्स भी इतनी लगी हुई हैं, इस वजह से मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा चैप्टर है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर नॉट बीइंग टेकन अंडर सेक्शन 18, 19, 110 शैल बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। अच्छा, लेकिन पहली शर्त ये बता रहे हैं कि उस बंदे से ये जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो रही, ये कंक्लूड नहीं हो रही, उस बंदे से बॉन्ड नहीं लेना जो 108, 9 और 10 के जिसके उसके अकॉर्डिंगली उससे
नॉट बीइंग टेकन, नो पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर नॉट, यानी 106-7 वालों से नहीं, ये 8-9-10 वालों से लाजमी सिक्योरिटी बॉन्ड लेने हैं, दूसरों से नहीं लेने। देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग्स आर नॉट बीइंग टेकन अंडर सेक्शन 18, 19, 110 शैल बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। ये 106-7 वालों से आपने ये 108, 9, 10 इन वालों से कंपलसरी लेनी है सिक्योरिटी, दूसरों से नहीं लेनी। बी the condition of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number of thereof or the pecuniary extent to their liability, shall not be more onerous than those specified in the order। वो कह रहे हैं ये बाद में जो इनसे सिक्योरिटी ले रहे हो ना, ये जो 112 वाले ऑर्डर में लिखा गया ना, उससे ज़्यादा की नहीं लेनी। सिंपल। सब सेक्शन 4, for the purpose of this section, the fact that a person is an habitual offender or is so desperate dangerous without security as a community may be proved by evidence or by general repute of or otherwise। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि वो जो हमने पढ़ा था ना कि कोई डेंजरस है बहुत और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, उनके जनरल रिप्यूट को एज एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी की रिप्यूट ही ये है कि ये हैबिचुअल है जी, ये तो मारता पीटता रहता है, ये चोरियां वगैरह करता रहता है, हैबिचुअल है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उसकी ये जो जनरल रेपुटेशन है ना, उसको एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। फिर 5 में वेयर 2 और मोर पर्सन्स हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर इन द मैटर अंडर इंक्वायरी, जब 2 या 2 से ज़्यादा उनके अगेंस्ट ये इंक्वायरी हो रही है, दे मे बी डेल्ट विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरीज एज द मैजिस्ट्रेट शैल थिंक फिट। तो मैजिस्ट्रेट की मर्जी है उनके अगेंस्ट अलग-अलग सेपरेट इंक्वायरी करे या इकट्ठी सबकी कर ले। वैसे तो इकट्ठी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं तो उनकी सेपरेट इंक्वायरी भी कर सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा होता कुछ नहीं है। ये 107 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें इंक्वायरी का सारा प्रोसीजर बताया गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये टेक्निकल है, ये जो 117 है सेक्शन, इसको बाद में दोबारा 1-2 दफ़ा पढ़ना, फिर समझ आ जाएगी इसमें। 118 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी इफ़ अपॉन सच इंक्वायरी। अच्छा, इंक्वायरी अब कंप्लीट हो गई है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो 112 में प्रिलिमिनरी ऑर्डर आया, 117 में इंक्वायरी हुई, उसको ऑब्वियसली बीच में बुलाने का भी प्रोसीजर था, समन या वारंट ऑफ अरेस्ट करके, फिर वो आ गया, फिर उसकी इंक्वायरी हुई और उसके बाद अब ये ऑर्डर आ रहा है जी, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। सब सेक्शन 1 इफ़ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनेंस ऑफ गुड बिहेवियर एज द केस मे बी दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। अगर तो वो मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पे पहुंच गया कि भाई ये सही इन्फॉर्मेशन थी, इससे सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है, तो वो उससे वो बता लेगा श्योरिटी बॉन्ड्स प्रोवाइडेड। अब इसके साथ भी प्रोवाइजर्स आ गई हैं। फर्स्टली दैट नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ ए नेचर डिफरेंट फ्रॉम और एन अमाउंट लार्जर दैन और पीरियड लॉन्गर दैन दैट स्पेसिफाइड। जो 112 में वो कह रहे हैं टाइम लिख दिया गया था ना प्रिलिमिनरी ऑर्डर वाला, उससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा। सेकेंडली था दैट द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी इन एक्सेसिव। हालातों वाक़यात को भी देखा जाएगा, वो बंदा गरीब है अमीर है, उस हिसाब से अमाउंट सेटल की जाएगी मैजिस्ट्रेट की तरफ से। थर्डली दैट व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड इज़ अ माइनर द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाई हिज श्योरिटीज। जब वो माइनर होगा तो फिर डेफिनेटली उसके श्योरिटीज़ की तरफ से उसकी ज़मानत दी जाएगी। ये कहा है, ये 3 शर्तें हैं। आगे आ जाओ, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। देखें, जब भी इंक्वायरी होगी, फ़ैसला होना, तो 2 ही फैसले आ सकते हैं ना, या तो सज़ा या तो बरी। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि 118 में अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुँची है कि जी इससे बॉन्ड लेने हैं तो वो बॉन्ड लेगी, दूसरी सूरत में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इफ़ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 117 इट इज़ नॉट प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग द गुड बिहेवियर एज द केस मे बी दैट द पर्सन
in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect कि ज़रूरी नहीं है भाई इससे बॉन्ड वगैरह लेना. And if such person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him. अगर उसको सिर्फ इंक्वायरी के दौरान उसको कस्टडी में लिया गया था तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा. और इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट इन कस्टडी, और अगर वो कस्टडी में नहीं था, उसने बॉन्ड वगैरह दिए हुए थे, बाहर फिर रहा था, तो उसको इससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. सिंपल इज़ दैट. दो ही फैसले आएंगे, 18 में सिक्योरिटी ले लोगे, 19 में उसको रिलीज़ कर दोगे, डिस्चार्ज कर दो. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये पूरा प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो. गर्मी इतनी आ गई अब तो फ़ौरन ही मुँह खुश्क होना शुरू हो जाता है. नहीं, चलो फिर आगे आ जाओ. फिर 120 में, अच्छा ये प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, ये आखिरी पार्ट है, 120 से 126 तक जाता है. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी का ऑर्डर हो गया है कि भाई आप सिक्योरिटी फर्निश करो, तो उससे अगले प्रोसीजर ये बताए गए हैं. कमेंसमेंट 120 में, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड. If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 106 or section 118, तो फिर क्या होगा? Is at the time such order is made sentenced to or undergoing sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence. देखें, एक बंदा है, वो ऑलरेडी किसी जुर्म में उसको सज़ा हुई है, वो अंदर हुआ हुआ है. यहाँ से उसका ये भी ऑर्डर आ गया कि भाई आप सिक्योरिटी दो, और दो साल के लिए, 1 साल के लिए, जितने भी पीरियड के लिए. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो पीरियड सिक्योरिटी वाला है ना, जब उसकी सेंटेंस ख़त्म होगी उसके बाद से शुरू होगा. ऑब्वियसली वो जितनी देर अंदर है उस वक्त से तो फ़ायदा ही कोई नहीं ना, अंदर तो उसने ठीक ही रहना. ये तो बाहर का मसला है कि बाहर का अमन आके ना ख़राब करे. तो ये जब उसकी सेंटेंस जो ख़त्म होगी उसके बाद ये पीरियड शुरू होगा. 121 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड्स. The bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior as the case may be, and in later case the commission or attempt to commit or abet any offence punishable with the imprisonment wherever it may be committed. यानी वो अगर वो उसने बॉन्ड भी दिया हुआ है, फिर वो आके इस किस्म का कोई काम कर देता है ना, तो उसको ब्रीच ऑफ बॉन्ड समझा जाएगा. सीधी सी बात है. अच्छा, यहाँ पे 122 में कहा था कि श्योरिटीज़ को रिजेक्ट भी कर सकती है कोर्ट. देखें, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई श्योरिटीज़ आप दो, लेकिन कोर्ट उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो वो ऑफ़र कर रहा है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है. इसमें यही बताया गया. सब सेक्शन 1, a magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter or on the ground that such surety is an unfit person for the purpose of the bond. तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि कोर्ट कब श्योरिटीज़ को रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं भी आप इस बंदे की हम ज़मानत नहीं लेंगे, आप कोई दूसरा ज़ामन लेके और ये ठीक नहीं है. ये इसमें बताया गया. सब सेक्शन 2 में क्या है? सच मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस टू द श्योरिटी एंड टू द पर्सन बाई होम श्योरिटी वॉज ऑफर्ड एंड शैल इन मेकिंग एन इंक्वायरी रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम इफ़ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड. ये बहरहाल अब आप खुद ही पढ़ लेना. 122 में ये इस किस्म की फिलॉसफियाँ ही हैं कि कब उसने श्योरिटी को रिजेक्ट करना. अच्छा, ये 123 इंपॉर्टेंट है, डिफ़ॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी. कि अगर किसी को कहा है कि आप सिक्योरिटी जमा करवाओ और वो नहीं करवाता, वहाँ पे था रिजेक्ट कर सकती थी कोर्ट. यहाँ पे आ गया कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट फिर उसको दी जाएगी. सब सेक्शन 1, इफ़ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 और 118, हाँ वो नहीं, वो श्योरिटी पे नहीं कर पा रहा, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन भी तो हमने पढ़ा है ना. वो फ़ाइन नहीं पे करता तो क्या उसको इम्प्रिजन किया जाता है ना. सेम लाइक यहाँ पे उसको कह रहा है कि बॉन्ड दो, वो बॉन्ड नहीं दे रहा, तो फिर उसको इम्प्रिजन ही करना है. इफ़ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 118
does not give such security on or before the date on which the period for which security is to be given commences, he shall, except in the case next herein after mentioned, be committed by अच्छा बी कमिटेड टू प्रिजन। तो अगर तो उसने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई तो उसको, और उसका टाइम स्टार्ट हो गया जब से उसने देनी थी, बी कमिटेड टू प्रिजन, उसको जेल भेज दिया जाएगा। और इफ़ ही इज़ ऑलरेडी इन प्रिजन, बी डिटेन्ड इन प्रिजन अनटिल सच पीरियड एक्सपायर्स। तो अगर तो वो ऑलरेडी जेल में है तो वो उसको तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक ये सिक्योरिटी का टाइम नहीं गुजर जाता। और until within such period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring it। सीधी बात है, नहीं दोगे आप सिक्योरिटी आप जेल में जाओगे। फिर उसके बाद अगर ऑलरेडी जेल में हो तो जब तक आपका फिर वो टाइम होगा तब तक आप अंदर ही हो। तीसरी बात आ गई कि अगर वो बॉन्ड दे देता है, अपनी श्योरिटी जमा करवा देता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, प्रोसीडिंग्स व्हेन टू बी लेड डाउन बिफोर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये when such person has been ordered by a magistrate to give security for a period exceeding 1 year, इसको मार्क कर लो, 1 साल से ज़्यादा तक के लिए उससे सिक्योरिटी ली जा रही है। such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge। देखें सीधी सी बात क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, एक मिनट यार ज़रा थोड़ा सा सांस ले लूँ। क्या कहा है इन्होंने इसमें सब सेक्शन 2 में, 1 साल से ज़्यादा की किसी से सिक्योरिटी मांगी गई थी, ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन उसने वो दी नहीं, उसने दी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि उसको डिटेन करने के ऑर्डर के साथ सेशन जज के पास भेज दिया जाएगा, भी अब इसका देख लो क्या करना। यही कहा ना, सच मैजिस्ट्रेट शैल इफ सच पर्सन डज नॉट गिव सिक्योरिटी इशू वारंट डायरेक्टिंग हिम टू डिटेन इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ सेशन जज। जब तक सेशन जज ऑर्डर नहीं ना करता उसको प्रिजन में रखो। एंड द प्रोसीडिंग शैल बी लेड एज सुन एज, और फिर प्रोसीडिंग्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेशन जज के पास कि भाई आप देख लो इसका क्या करना है। 1 साल से ज़्यादा की सिक्योरिटी होगी तो मैजिस्ट्रेट तो उसको डिटेन किया जाएगा और उसके मैटर को रेफ़र कर दिया जाएगा सेशन जज के पास कि आप देखो इसका अब करना क्या है, सिक्योरिटी तो ये दे नहीं रहा। अब ये सब सेक्शन 3 में कह रहे हैं द सेशन जज आफ्टर एग्जामिनिंग द प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एविडेंस विच ही थिंक्स नेसेसरी मे पास सच ऑर्डर एज ऑन द केस एज ही थिंक्स फिट। सेशन जज फिर पूरे केस को देखेगा और अगर कोई फर्दर उसको इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट से चाहिए होगी वो भी मांगेगा और उसके बाद जो उसको रीज़नेबल ऑर्डर लगता है वो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। फिर आगे प्रोवाइडेड दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 years। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा सिक्योरिटी नहीं देता तो वो 3 साल से ज़्यादा तक का टाइम नहीं हो सकता उसको अंदर रखने का। 3A, इफ़ सिक्योरिटी हैज़ बीन रिक्वायर्ड in the course of the same proceedings from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such person who has been ordered to give security। ये पे कह रहे हैं, देखें कोई 2 बंदे थे, मिसाल लेके चलते हैं, उन दोनों को बुला लिया गया, दोनों का इंक्वायरी करके ऑर्डर कर दिया गया कि सिक्योरिटी 1 साल से ज़्यादा तक की देनी थी। एक पर्सन ने उनमें से सिक्योरिटी नहीं जमा की तो उसका मैटर मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज के पास भेज दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं साथ ही साथ जो दूसरा था ना उसका मैटर भी सेशन जज के पास चला जाएगा, वो भी उसको दोबारा देख लेगा। एंड द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 शैल इन दैट इवेंट अप्लाई टू द केस ऑफ सच अदर पर्सन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच ही मे बी इम्प्रिजन शैल नॉट एक्सीड द पीरियड फॉर विच ही वॉज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। जो इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर करना है ना वो उससे ज़्यादा नहीं होगा जो उसका मैक्सिमम उसको कहा गया था कि इतने अरसे के लिए आपने सिक्योरिटी देनी है। अब वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो पे नहीं कर रहा, तो उससे ज़्यादा का नहीं होगा। 3B में a session judge may in his discretion transfer any proceeding laid before him under subsection 2 or 3A to an additional session judge। जो सेशन जज है वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे भाई सेशन जज एडिशनल सेशन जज को भी वो भेज सकता है, ऑब्वियसली उनकी पावर्स जो सेम है, तो यहाँ पे यही कहा गया वो सेशन जज एडिशनल सेशन जज को भी भेज सकता है।
Subsection 4. If the security is tendered to the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the orders of such court or magistrate. भाई पहले वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, उसको अंदर कर दिया, फिर अब उसने सिक्योरिटी दे दी है, जेलर को दे दी है, तो जेलर फिर वेट करेगा ऑब्वियसली कोर्ट का कि वो कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है. काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ये सिंपल होगी. इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल. यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो हो रही है वो सिंपल ही होनी है. 6. Imprisonment for failure to give security for good behavior shall, where the proceedings have been taken under section 108, be simple, and where the proceedings have been taken under 109, 10, rigorous or simple as. देखो 108 में जो होगी सजा ना, अगर वो imprisonment काट रहा है तो वो सिंपल ही होनी है. सेक्शन 109 और 110 में ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, वो सिंपल करता है या उसको रिगरस करता है. ये डिफ़ॉल्ट अगर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड कोर्ट ने कह दिया वो नहीं दे रहा तो फिर उस सिचुएशन में उसको सिंपल किया जाएगा, उसको इम्प्रिजन किया जाएगा. मैजिस्ट्रेट ने किया 1 साल से ज़्यादा तक के लिए तो मैटर वो अगर सिक्योरिटी नहीं दे रहा तो उसको प्रिजन में भेज के मैटर सेशन जज के पास भेज दिया जाएगा. फिर सेशन जज उसको सुनने के बाद डिसाइड करेगा जो भी उसने करना है. 124. पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी. अब ये पावर रिलीज़ करने की किसके पास होगी? ये भी सेशन जज के पास ही है. सब सेक्शन 1. वेन एवर द सेशन जज इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर मे बी रिलीज विदाउट हैजर्ड टू द कम्युनिटी और एनी अदर पर्सन ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज. अगर मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे ये फर्दर उसको आगे लेके जा रहे हो कि अगर तो जज को सेशन जज को ये लग रहा हो, अगर तो सेशन जज को ये लग रहा हो कि ये बंदा बाहर निकल के कोई इस किस्म का कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक नहीं है तो वो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है. सब सेक्शन 2. वैन एवर एनी पर्सन हैज़ बिन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग गिविंग सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर द सेशन जज में make an order reducing the amount of the security or the number of surety or the time for the security. ये सारा कुछ सेशन जज कर सकता है, उसको रिलीज़ कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है. श्योरिटीज़ अगर 2 मांगे हैं तो वो 1 कर सकता है, अगर 1 लाख की सिक्योरिटी मांगी है तो 50,000 कर सकता है. ये सारे काम सेशन जज कर सकता है, इसमें यही बता रहे हैं. सब सेक्शन 3. एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 मे डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन ईदर विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच सच पर्सन एक्सेप्ट्स. वो जो उसने उसको डिस्चार्ज भी करना है ना सेशन जज ने, वो कह रहे हैं कंडीशनल भी कर सकता है, अनकंडीशनल भी कर सकता है. कोई कंडीशंस भी कह सकता है कि आप ये पूरी करो तो आपको डिस्चार्ज करेंगे. 4 में क्या था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशंस अपॉन विच ए कंडीशनल डिस्चार्ज में बी मेड. अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बता देगी कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर किसी को अगर डिस्चार्ज करना है ये सेशन जज ने तो वो कंडीशनल होगा. अच्छा जी. व्हेन अ कंडीशनल ऑर्डर और कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बिन कैंसल्ड अंडर सब सेक्शन 5, सॉरी ये ऊपर 5 आ रह गया. इफ़ एनी कंडीशन अपॉन विच एनी सच पर्सन हैज़ बिन डिस्चार्ज इज़ इन द ओपिनियन ऑफ सेशन जज बाई होम द ऑर्डर डिस्चार्ज वॉज मेड और ऑफ हिज सक्सेसर नॉट फुलफिल्ड ही में कैंसल द सेम. अगर तो कंडीशनली किसी को डिस्चार्ज किया है और उसने उसकी कंडीशन को वायलेट कर दिया हो तो मिसाल ले लेते हैं जज, अगर तो सेशन जज ने ये कहा था ठीक है 6 महीने के लिए मिसाल के तौर पे आपने इस गली में नहीं आना, इस कंडीशन पे उसको डिस्चार्ज किया, वो आ गया. यहाँ पे क्या होगा? एक मिसाल ले रहे हैं तो यहाँ पे उसका वो ऑर्डर जो उसको डिस्चार्ज किया गया था वो ख़त्म हो जाएगा. अब इसी तरह ये बेल्स भी ली जाती हैं तो समटाइम्स कंडीशनल बेल ऑर्डर होते हैं ना कि ये कंडीशन आपने पूरी करनी है, तो ये उसी तरह का वो कह रहे हैं. अच्छा 6 में क्या कह रहे हैं? व्हेन ए कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बिन कैंसल्ड अंडर सब सेक्शन 5 सच पर्सन मे बी अरेस्टेड बाई एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड शैल देयर अपॉन बी प्रोड्यूस बिफोर द सेशन जज. ऑब्वियसली जब वो उसका ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और सेशन जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा. आगे क्या कह रहे हैं? अनलेस सच पर्सन then gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the terms. लेकिन उसको गिरफ्तार फिर करने से पहले वो कह रहा है भाई मेरे से वो बॉन्ड ले लो, वो जो आपने 1 साल का 3 साल का जितने का भी जितने श्योरिटी जितने मांगे थे मैं वो देता हूँ. देखिए यहाँ पे बेसिक पर्पस इस चैप्टर में किसी को पनिश करना नहीं है.
यहाँ पे मकसद ये है कि भाई उनसे सिक्योरिटी लो ताकि वो कोई ऑफेंस ना करें, कम्युनिटी को ख़तरा ना हो, अमन व अमान ना ख़राब हो, बात को समझे, ये मकसद है हमारा। अगर उसको सज़ा देना मकसद हो तो उसके लिए उसका कोई ऑफेंस किया जाना ज़रूरी है। इस चैप्टर में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब एक बंदे पे इंफॉर्मेशन लगता है कि जी ये ऑफेंस करेगा, अब उसने को किया तो नहीं है, और जब तक कोई ऑफेंस कोई एक्ट करता ही नहीं, कोई ऑफेंस करता ही नहीं, तो उसको सज़ा आप दे नहीं सकते हो। यहाँ पे सिर्फ उससे सिक्योरिटी ली जा रही है कि भाई हमें लगता है आप ये करोगे तो इसलिए सिक्योरिटी दे दो, हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आप नहीं करोगे। अब वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा तो उसको आप अंदर कर सकते हो, लेकिन उतने पीरियड के लिए जितने के लिए वो सिक्योरिटी बॉन्ड लेना, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यही सारा कुछ। अगर उसने वो यहाँ पे देखे ना, उसको कंडीशनली उसको डिस्चार्ज किया, उसने कंडीशन वायलेट की, वो कहा जी उसको दोबारा पकड़ के अंदर करो, यही चल रहा है ना इस सेक्शन में। लेकिन वो फिर कहता है जी मैं फिर सिक्योरिटी देता हूँ, जैसे आपने कहा ले आओ सिक्योरिटी। तो यही सारा कुछ इसमें चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये समझने वाली बात है, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो आप उसके साथ एज सच स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। अगर वो कह रहा है कि मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, 2 मेरे आपने वारंट भी इशू कर दिया, मुझे पहले कंडीशनली डिस्चार्ज भी किया था, कोई बात नहीं, अगर आप दे रहे हो सिक्योरिटी, हमारा मकसद ही आपसे सिक्योरिटी लेना, बात ख़त्म, ठीक हो गया। सब 125 पावर और टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कैंसिल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर। द सेशन जज, ये सेशन जज आना था यहाँ पे, द सेशन जज मे एट एनी टाइम for sufficient reasons to be recorded in writing cancel any bond for keeping the peace or for good behavior executed under this chapter by order of any court in his district not superior to his court। यानी उससे अगर कोई सेशन जज से ऊपर वाला जज है, हाई कोर्ट है, तो उसको नहीं, उसने कोई अगर उन्होंने श्योरिटी ले लिया तो वो नहीं कैंसिल कर सकता, नीचे वालों के वो कर सकता है किसी भी टाइम पे। अब ये इसका मतलब यही है ना कि ग्राउंड ऑफ कैंसलेशन होगी, फिर ही उसको अप्लाई किया जाएगा, उस पर बहस होगी प्रॉपर, फिर ही वो कैंसिल करेगा। 126 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़, एनी श्योरिटी फॉर द पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन मे एट एनी टाइम अप्लाई टू कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू कैंसल एनी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर विद इन द लॉ। देखें इसमें ये कह रहे हैं कि जो श्योरिटी जो जामन है ना, मुझे कोर्ट ने कहा है जी कि आप श्योरिटी दो, मैंने अपने एक बी को पकड़ा, मैंने कहा यार अपने मचलके दे, उसने आके दे दी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो बी है ना, वो किसी टाइम भी एप्लीकेशन दे के कह सकता है जी मेरे मचलके कैंसिल कर दो, मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये उस्मान बाहर निकल के ये काम करेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो एनी श्योरिटी, जिसने भी श्योरिटी दी है, वो किसी भी टाइम एप्लीकेशन दे के अपनी श्योरिटीज को डिस्चार्ज कर सकता है। कंसर्न्ड जिस अदालत ने, जिस मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दिए थे ना, उसको कह के वो कैंसिल कर सकता है। टू क्या, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द मैजिस्ट्रेट शैल इशू हिज समन और वारंट एज ही थिंक्स फिट रिक्वायरिंग द पर्सन फॉर होम सच श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर और टू बी ब्रॉड बिफोर हिम। यानी जिसके लिए उसने वो श्योरिटी दी थी ना, जब ऐसे एप्लीकेशन जाएगी तो उसको बुला लिया जाएगा, भी आ जाओ, वो तो कह रहा है कि मैंने श्योरिटी नहीं देनी, तो अब कोई नया कोई अपना इंतज़ाम करो, कोई नया श्योरिटी आप लेके आओ। तो ये था ये चैप्टर पहला पार्ट। 106 से 110 तक क्या बताया, वो सर्कमस्टांसेस जिनमें सिक्योरिटीज़ ली जा सकती है। 111 से आगे फिर आ जाता है कि वो पूरा प्रोसीजर, जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर होगा, समन वारंट होंगे, इंक्वायरी होगी, उसके बाद फैसला होगा, इधर भी होगा, या सिक्योरिटी ली जाएगी या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन है कि जी अगर तो वो सिक्योरिटी के ऑर्डर हो गए हैं और वो पे नहीं कर रहा, तो उसको पकड़ के अंदर कर, वो अगर तो दे देगा सिक्योरिटी तो वो बाहर आ जाएगा। ये इस चैप्टर में था। ये थोड़ा सा टेक्निकल है चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप इसको, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।